Hello everyone, my name is Ajay Pramanik. Welcome to my channel. Today we will discuss the concept of GDP and national income. आज हम लोग सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा तथा राष्ट्रीय आय के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मार्केट वैल्यू है किसका, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल, प्रोड्यूस्ड जो उत्पादन किया जाता है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी जो घरेलू क्षेत्र होगा उसके, किसके घरेलू क्षेत्र, किसी देश के घरेलू क्षेत्र के अंदर, और किस समय पर, एन अकाउंटिंग ईयर, एक लेखांकन वर्ष के दौरान। ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसे एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के तहत उत्पादन की सभी इकाइयों द्वारा मूल्य वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मीन्स एक लेखा वर्ष के दौरान अकाउंटिंग ईयर में जो भी घरेलू क्षेत्र के तहत मतलब घरेलू क्षेत्र के अंदर उत्पादन की सभी इकाइयों द्वारा, जितना भी उत्पादन की इकाई है उनके द्वारा मूल्य वृद्धि, वैल्यू में जो ऐड होगा उसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, कुछ शब्द आ रहे हैं जिनके बारे में पढ़ना जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यू एडेड, ओके, और उसके बाद फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके। इनके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से हमें समझ आएगा। तो इन तीन टर्म्स को पहले चर्चा करेंगे। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी वी हैव टू अंडरस्टैंड वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन क्या होती है, फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, और डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू क्षेत्र को किस प्रकार से परिभाषित डिफाइन किया जाता है। तो द फर्स्ट टर्म इज वैल्यू एडिशन। पहला पद या शब्द हमारा है मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं, तो जब भी जीडीपी का कैलकुलेट करना पड़ता है तो वैल्यू एडिशन को चेक करना पड़ता है। वैल्यू एडिशन क्या है, इसका प्रोडक्शन प्राइस नहीं है, जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया वो प्राइस नहीं है। इसका मतलब है कि हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में जितना मूल्य से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए फर्म परचेज फ्लोर ओके ऑफ ₹2400, मतलब 2400 का उसने आटा खरीदा कोई फर्म, और मैक्स ब्रेड, इसको ब्रेड के रूप में कन्वर्ट किया, ब्रेड बनाया, फिर इसको बेच दिया जाता है 3200। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या होगा, जिस गुड्स पे जितना वैल्यू का ऐड किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एडिशन, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का प्राइस है उससे माइनस क्या कर देंगे, जो हमारा इनपुट था जिससे ब्रेड बना है वो, मतलब व्हीट, सॉरी मीन्स आटा से। तो वैल्यू एडिशन कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ ब्रेड हो गया 3200, 3200, और फ्लोर का 2400, मीन्स कितना वैल्यू ऐड हुआ 800। उस इकोनॉमी में इस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से कितना वैल्यू ऐड हुआ 800 का, ओके। तो इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स जो प्रोडक्शन पे लागत आई वो माइनस कर देंगे, उससे घटाएंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना भी कॉस्ट लगा है, कंजम्पशन लगा है, एक्सपेंडिचर लगा है, उसको माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू एडिशन आ जाता है। तीसरा शब्द था हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है कि जो द गुड्स विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर्स फॉर कंजम्पशन एंड बाय प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट आर नोन एज फाइनल गुड्स। मीन्स अगर कंज्यूमर परचेज करता है अपने कंजम्पशन के लिए और या प्रोड्यूसर परचेज करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, मीन्स प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। अब फाइनल गुड्स का क्या होगा, ये इसके आगे का स्टेप नहीं होगा। जैसे अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है कंजम्पशन के लिए तो फाइनल स्टेज हो गया, वो कंजम्पशन करेगा, उसका यूज करेगा, उपभोग करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स क्या है, मीन्स प्रोड्यूसर का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा फाइनल, वो हो जाएगा फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर के लिए। जैसे अब देखा जाएगा कि फाइनल गुड्स किसी के लिए भी, कोई भी गुड्स किसी के लिए फाइनल गुड्स हो सकता है, किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। तो चेक करते हैं किस प्रकार हम लोग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं मिल्क, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मिल्क। ये किसी के लिए फाइनल गुड्स भी हो सकता है, किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स मध्यवर्ती वस्तु है। जैसे मिल्क, अगर कोई फैमिली, कोई कंज्यूमर मिल्क परचेज करता है अपने कंजम्पशन के लिए तो क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड्स। ओके, लेकिन वही प्रोडक्ट, वही मिल्क अगर कोई स्वीट मेकर दुकानदार जो मिठाई विक्रेता खरीदता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। उसके लिए फाइनल नहीं होगा। जो प्रोड्यूसर है, जो स्वीट मेकर हो गया या मिठाई विक्रेता हो गया, वो अगर मिल्क परचेज करता है तो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वही मिल्क अगर कोई कंज्यूमर परचेज करता है अपना कंजम्पशन के लिए तो वो क्या होगा, फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा, ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। देखिए कुछ डिफरेंस बता देते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा और फाइनल गुड्स रॉ मटेरियल नहीं, ये फाइनल गुड्स कंजम्पशन के लिए यूज होगा। ओके, उसके बाद ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, ये रिसोल्ड होता है, ये बाद में भी बेचा जा सकता है। ये क्यों परचेज किया जाता है, इसको बेचने के लिए ही परचेज किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, और फाइनल गुड्स प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं खरीदा जा सकता है, मीन्स इसको रिसोल्ड नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद ये फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं होता है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स हैं तो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं होता है। ओके, और अगर फाइनल गुड्स है तो ये कंजम्पशन के लिए रेडी होता है। उसके बाद है कि ध्यान देने वाली बात जो सबसे ज़रूरी है हमारे पॉइंट ऑफ स्टडी से, नेशनल इनकम में किसको शामिल किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है। ओके, इसको शामिल नहीं किया जाता है। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन
नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में इसे शामिल नहीं किया जाता है, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। आप डिफिनेशन जो जीडीपी का डिफिनेशन पढ़े उसमें भी देखे होंगे, है ना, फाइनल गुड्स के बारे में चर्चा किया गया है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Our third term is domestic territory. The concept of domestic territory are different from the concept of geographical boundaries. घरेलू क्षेत्र जो है हमारे भौगोलिक क्षेत्र से अलग है ना। उसमें क्या क्या शामिल है, किस एरिया के गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड करेंगे जीडीपी में, ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल बाउंड्रीज विथ वाटर बाउंड्रीज, ओके, मीन्स हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ वाटर बाउंड्री के एरिया को भी सिलेक्ट करेंगे, ओके, मतलब इंक्लूड होगा जीडीपी में। शिप्स एंड एविएशन, जितने भी शिप हो गए हैं या फिर एयरलाइंस वगैरह हो गए हैं, वो भी शामिल होंगे, चाहे वो दूसरे देश में ही क्यों ना हो। जैसे अगर एयर इंडिया काम करती है, कनेक्ट करती है डिफरेंट कंट्री को, ओके, एयर इंडिया डिफरेंट कंट्री को कनेक्ट करती है, जो भी रेवेन्यू आएगा, सर्विसेज से जो भी इनकम आएगा वो भी शामिल होंगे इसमें। जैसे फिशरमैन बोट्स, ओके, मछली पालन करता है कि जो भी बोट्स होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग और आपका इक्विपमेंट्स होगा, जो भी ड्रिलिंग या प्रोडक्शन के लिए ओशिन्स में, महासागर में या सागर में, तो वो सारा भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। एम्बेसीज, दूतावास जो कि दूसरे देश में होते हैं, अगर इंडिया का दूतावास जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया या अमेरिका में हो गया, वो भी, वहाँ का भी इनकम क्या आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। आर्मी कैंप अगर किसी दूसरे देश में है तो भी आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई दूसरे कंट्री का एम्बेसीज इंडिया में है या फिर किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अदर देन होम कंट्री मीन्स फॉरेन कंट्री का ही एम्बेसी होगा अपने देश में, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये बेसिक था जीडीपी का, कि इनको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है नेशनल इनकम के, ठीक है, कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटक क्या हैं, जिनको पढ़ना, जिनके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम लोग नेशनल इनकम के डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट एग्रीगेट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।